हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का हल और मैथमेटिक्स शुरू किया था हमने। 2019 का पेपर है, उसके 10% मैथमेटिक्स रिलेटेड हमने कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, कि दो संपूरक कोणों का अनुपात दिया गया है। ये सवाल नंबर 101 है भाई। उसमें दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। तो वो कहता है कोणों का माप क्या होगा। तो कोणों का माप क्या होगा, कोणों का माप ये निकालना है इसमें। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं संपूरक कोणों के लिए। संपूरक कोण जो होते हैं उनका जोड़, दो कोण संपूरक हम तब कहेंगे जब उन दोनों कोणों का जोड़ या योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो उनका अनुपात दिया गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो दो कोण 2x और 3x हैं, और इनको यदि जोड़ देंगे तो 180 आएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये 5x बराबर 180 या x बराबर 5 दिए 15, 5 के 30। x का मान क्या आया हमारे पास, 36 डिग्री। इस x की हेल्प से आप दोनों कोण यानी जिनका अनुपात 2:3 है निकाल सकते हो, जो कि हमने ये माने थे 2x और 3x। तो x का मान 36 रखेंगे ना, तो 36 दूनी कितने होते हैं 72, और यहाँ पर 36 रखेंगे तो 36 दिया 108। तो वो दो कोण होंगे 72 डिग्री और 108 डिग्री। आप जोड़ के भी देख सकते हो, दोनों कोणों का योग 180 आएगा। ये था हमारा 101 नंबर प्रश्न। इसके बाद में हम लेते हैं 102 नंबर। 102 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या कहता है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है, और वो अनुपात कितना दिया गया है, वो दिया गया है 27:64 दिया गया है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये जो आयतनों का अनुपात होता है ना, देखिए घन का आयतन जो होता है ना, घन का आयतन वो होता है भुजा का घन। देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन। अगर हम किसी घन की भुजा की लंबाई को a से लिखें तो उसका अनुपात होगा a का घन। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अगर भुजा की लंबाई हमने a ली है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 6a²। और यदि आपको वक्र पृष्ठीय निकालना होगा, इसके ऊपर जल्द एक वीडियो बनेगा इसके घनों के ऊपर, यानी कि जो 3D आकृतियां उनके ऊपर, तो उसमें भी मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो ये इनके 3 फार्मूले हैं हमारे। तो यदि आपको दिया जाए आयतनों का अनुपात, तो आप संपूर्ण का भी और वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हो। और यदि आपको दिया जाए वक्र पृष्ठीय या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप इनके घनों का अनुपात ज्ञात कर सकते हो, आयतनों का अनुपात ज्ञात कर सकते हो। यानी कि तो आपके पास आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो हम इसकी जो घन की भुजा है उनकी, ये दो घन हैं, देखो दो घन हैं, तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हो। आप पहले सबसे पहला काम ये होगा भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना। और वो अनुपात किसके बराबर आएगा, अब ये किसके बराबर होगा, अगर हम आयतन का जिक्र करें, मतलब 27 जो है इसकी भुजा का घन करने से मिला, पहले वाले घन का, दो घनों में से। और किसका घन करने से 27 मिलेगा, 3 का घन करने से। या फिर ये समझ लीजिए कि दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर दिया गया है, तो आप उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, उस आयतनों के अनुपात का आप घनमूल निकाल दें। घनमूल क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो घन करने से मिला हुआ है, तभी हमें भुजाओं का अनुपात मिलेगा। तो ये होगा, देखो हम इसको लिख सकते हैं 3 की 3, और इसको लिख सकते हैं 4 की 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। घनमूल करेंगे इनका या घन करेंगे ना,
तो ये घन करेंगे तो घनमूल करेंगे तो ये इसका घनमूल का आएगा, 3 से ये 3 कट जाता है तो 3:4। साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आयतनों का अनुपात दिया गया है तो उसकी भुजाओं का अनुपात या उसकी जो घन की जो भुजाएं, घन की जो साइड्स हैं, उसकी लंबाइयों का अनुपात हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, चाहे तो संपूर्ण पृष्ठीय पूछे चाहे वक्र पृष्ठीय पूछे, दोनों में सिर्फ 6 और 4 का फर्क है, लेकिन हमें जो उसकी साइड है उसका वर्ग जरूर करना पड़ेगा। तो दोनों का ये अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो कैसे, इस भुजाओं के अनुपात को सुकेर कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफलों में ए का सुकेर यानी कि भुजा का सुकेर करना पड़ता है, तो 4 का सुकेर हो जाएगा, तो 9:16 आएगा। और यदि आपसे वक्र पृष्ठ पूछेगा ना भैया, तो भी 9:16 ही आएगा, क्योंकि 4 का कोई वैल्यू नहीं है अनुपात में, 4 से 4 कट जाता है और उसमें 6 से 6 कट जाएगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 का था ये, अब ये 103 पे चलते हैं हम। 103 पे प्रश्न नंबर 103 में कहता है कि यदि x बटे 5 बराबर y/8 हो, तो कहता है कि x जमा 5 बटे y/8 इसका मान निकालना है। तो देखो इसमें ये गिवन है, आप इसमें से देखिए, इसमें से x बटे 5 बटे y/8 है ना, इसमें से 5 कॉमन ले लो, इसमें से 8 कॉमन ले लो। इसमें से यदि आप 5 कॉमन लेते हो ना तो 5 तो बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा x बटे 5 जमा का 1, और इसमें से यदि आप 8 कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाता है y बटे 8 जमा का 1, ये हो जाता है। अब आप देखो x बटे 5 का मान किसके बराबर है, y बटे 8 के बराबर, तो इसकी जगह पर आप y बटे 8 लिख सकते हो, यानी कि 5 इंटू y बटे 8 जमा 1 बटे 8 इंटू y बटे 8 जमा 1, ये ऐसा लिख सकते हो। और ये स्टेप जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 5 बटे 8। तो इसका मान जो होगा, इसका मान वो होगा 5 बटे 8 के बराबर। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 104 पर। 104 नंबर प्रश्न क्या है, 104 में कहता है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई, कहता क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक कागज की शीट पर, कागज की शीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, ये कहता है कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो भाई हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें ये इस लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की जो कागज की शीट है उसका क्षेत्रफल का पता चल जाए, तो हम एक वर्ग के क्षेत्रफल से उसको भाग कर देंगे। यानी कि हमारी जो कागज की शीट है जो कि शायद हमें आयताकार लग रही है, क्योंकि लंबाई 6 और चौड़ाई 6 है ना उसकी, तो उसका क्षेत्रफल आएगा कागज की शीट का क्षेत्रफल कितना आएगा, शीट का क्षेत्रफल आएगा 8 लंबाई गुणा में चौड़ाई कर देंगे, 8 गुणा में 6, और हमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाने हैं। तो हमारा ये जो वर्ग का आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल वो आएगा भुजा का स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया, और इसका कितना आया, 8 × 6 = 48, यानी कि इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। तो यदि हम शीट के क्षेत्रफल को एक जो टुकड़े बनेंगे वर्ग के उसके क्षेत्रफल से भाग कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ग इससे बनाए जा सकते हैं। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो 12 वर्ग बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 104। और इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की तरफ। 105 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यदि ए की आय बी की आय से बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय
ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक पूछा होगा सर, हाँ, से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो हमसे पूछा जाएगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, और यदि वो ये कहता कि यदि ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत यहां पर कम आ जाता। तो इस तरह के प्रश्न में जैसे देखो हमने उसमें आयत के टॉपिक में भी हमने आयत से रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी, उसमें भी क्या कह रखा था कि यदि आयत की लंबाई को जैसे कहे वो कि 20% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत ज्यादा किया जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो उसके लिए भी वही ट्रिक लगाई अप्लाई होती है हमारी, और वो क्या ट्रिक थी, जितने प्रतिशत मान लिया इसने x प्रतिशत से कम या ज्यादा किया तो x ऊपर आ जाएगा, और अगर वो कम करता है ना तो 100 में से ये x घटा देंगे और गुणा में 100 कर देंगे, और यदि ये ज्यादा होता तो हम यहाँ पर प्लस ले लेते और यहाँ पर फिर वो कम पूछता हमारे से। तो सिर्फ इतना सा ही कार्य करना है आपको कि कितने प्रतिशत कम है, 20%, 100 में से 20 से घटा दो और गुणा में 100, ये ट्रिक अप्लाई कर देंगे इसमें। तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 80, तो 20 के 80, 100/4 करेंगे तो 25% है। तो कितनी अधिक है उसकी आय, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, 25%। वेरी सिंपल ट्रिक है ये, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 के बाद में क्वेश्चन नंबर 106, प्रश्न नंबर 106 है, 11 परीक्षणों का औसत दिया गया है, 11 परीक्षणों का औसत दिया गया है, और वो कितना है, वो है 60 है, 11 परीक्षणों का औसत 60 है। प्रथम यदि क्या कहता है, यदि प्रथम 6 परीक्षणों का औसत, यदि प्रथम 6 परीक्षणों का औसत 59 तथा अंतिम 6 का और दिया गया है, अंतिम 6, ये 11 है ना, इनमें से ही दिया गया कि प्रथम 6 परीक्षणों का औसत है वो 59 है, अंतिम 6 परीक्षणों का औसत जो है वो कितना है, अंतिम 6 परीक्षणों का औसत जो है वो है 62। तो छठे परीक्षण का मान निकालना है कि क्या है, छठे परीक्षण का मान, और वो किसके बराबर आएगा, ये जो 11 परीक्षणों का औसत 60 है ना, इनका योगफल ज्ञात कर लो, और वो आएगा 60 को 11 से गुणा कर देंगे। ये मान निकालने के लिए 1 मिनट ये हम ये निकाल देते हैं, 11 परीक्षणों का योगफल ज्ञात कर दो, जो औसत दिया गया है ना तो उनका योगफल निकाल लो, ये किसके बराबर आएगा, 11 गुणा में 60 फार्मूले की सहायता से, तो 11 0 0 11 छिके 66, 660 आया। और प्रथम 6 परीक्षणों का योग, प्रथम 6 परीक्षणों का योग ज्ञात कर लो, प्रथम 6 परीक्षणों का योगफल, तो इससे निकल जाएगा 59 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 6 से, यानी कि 59 गुणा में 6, तो 6 में 54, 5 और 6 5 30 और 5 ये 354 आया, और अंतिम 6 का योगफल और ज्ञात कर लीजिए, तो वो किसके बराबर आएगा, इस औसत को 6 से गुणा, 6 दूनी 12 और 6 6 36 और 1 37, ये 372 आया। तो इसमें छठा परीक्षण 2 बार काउंट हुआ। वैसे हमारे 11 परीक्षणों का योग किसके बराबर है, 660 के बराबर, वास्तविक योगफल तो ये है। लेकिन जब इसने प्रथम 6 लिए और अंतिम 6 लिए तो एक परीक्षण ऐसा है जो 2 बार काउंट हो गया, तो वो कैसे निकलेगा, वो वही हमें निकालना था। वो कैसे निकलेगा, इन दोनों के योगफल में से ये 11 परीक्षणों का घटा दीजिए, यानी कि 354 प्लस में 372 और इसमें से 660 घट जाएगा, तो ये जोड़ करेंगे ना तो 4 और 2 6 होते हैं, 5 और 7 होते हैं 12, 3 3 6 और 1 7, 726 माइनस का 660 के बराबर आएगा ये। तो ये 6 का तो 6 रहेगा और 12 में से 6 गया, ये 6 बचेगा, तो वो परीक्षण क्या है, 66 है वो परीक्षण, 66। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। 106 नंबर में 107 नंबर पे जाते हैं अब। 107 नंबर, 107 नंबर में कहता है 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर दिया गया है। प्रश्न में क्या कहता है, 2 पूर्ण संख्याओं का औसत, 2 पूर्ण संख्याओं का औसत दिया गया है 66 है, सॉरी औसत नहीं है, अंतर 66 है,
उनका अनुपात दिया गया है, उनका अनुपात कितना है, 5:2 है। उनका अनुपात 5:2 है। तो वो दो संख्याएं बतानी है, वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं बतानी है। तो देखो भाई, इसमें अनुपात समानुपात वाला जो टाइप था हमारा वो कर सकते हो, अंतर दिया गया है ना, अंतर। तो जिसका भी निकालना है, जैसे एक संख्या हमारी एक संख्या के लिए अनुपात 5 है और दूसरी के लिए अनुपात हमारा क्या है, 2 है। तो जो संख्या ज्ञात करनी है उसी का अनुपात हम ऊपर लिख लेंगे। तो पहली संख्या निकल जाएगी इससे, पहली संख्या जिसके लिए अनुपातिक आंकड़ा 5 है, तो नीचे लेंगे 5 माइनस का 2। 5 माइनस का 2 क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास उनका अंतर दिया गया है, इसलिए अनुपातों का अंतर लेके गुणा में कितना अंतर है वो 66 आ जाएगा गुणा में। और यदि आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए अनुपाती आंकड़ा क्या है, 2 है, वो ऊपर ले लो, नीचे फिर 5 माइनस का 2, क्योंकि अनुपात तो इनका संख्याओं का अंतर दिया गया है। तो ये दोनों संख्याएं इस तरह से निकल जाएंगी। तो 5 में से 2 गया तो केवल यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर भी 3 से काटेंगे तो ये 22 पे कटेगा। तो 22 पंजो 110 होते हैं और ये 3 से काटेंगे तो ये भी 22 पे कटेगा, 22 दूनी 44। तो वो दो संख्याएं क्या क्या होंगी हमारी, 110 और 44। एक तरीका तो ये था, अगर ये इसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इसको क्या कैसे कर सकते हो, एक्स वाला तरीका वही वाला हमारा, कि एक संख्या को हम 5x माने और इसको हम 2x माने, अनुपातों को x से गुणा कर दी, तो पूर्ण संख्याओं का अंतर बता रहा है ना, तो इसका अंतर यानी कि इनके बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, बराबर 66 होगा। ऐसा करके आप x निकाल सकते हो, यानी कि 3x का मान 66 होगा या x का मान 22 होगा। अब x का मान 22 जो है इसमें पुट करके ये संख्या आ जाएगी और x का मान 22 यहां पर पुट कर देंगे तो दूसरी संख्या, यानी कि 22 की 5 से गुणा बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 22 पुट करेंगे, 22 5 110 आएगा और यहाँ पर x का मान 22 पुट करेंगे तो 44 आएगा। तो वही का वही है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो अप्लाई करो। 107 का हो गया। 108 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 108 नंबर में कहता है वर्गमूल का प्रश्न दिया गया है भाई, ये वर्गमूल दिया गया है, निशान वर्गमूल का, और ये यहाँ पर 0.01 जमा ये वर्गमूल है 0.0064, इसका मान निकालना है। तो मुश्किल नहीं है, इस तरह के प्रश्न में पहले हम जो सबसे अंदर वाला वर्गमूल है ना उसको हल करेंगे, तभी तो ये ऊपर वाला वर्गमूल हल कर पाएंगे बाद में, जोड़ घटा जो भी दिया गया है उसके हिसाब से। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो आप देखो, इसको आप लिख सकते हो 64 बटे दशमलव हटाएंगे ना तो 4 0 और 1, क्योंकि 1 2 3 4 छोड़ के डॉट था यानी कि दशमलव था, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा, क्योंकि वर्गमूल तो टोटल के ऊपर है। तो 64 का वर्गमूल तो होता है 8 और 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये 2 0 कट जाएंगे इसके, यानी कि 100 आएगा। तो इसका वर्गमूल हो गया 8/100 और 8/100 को क्या लिख सकते हो आप, 2 छोड़ के डॉट लग जाएगा, ये बनेगा इसका। यानी कि हम साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि 0.01 जमा में इसका वर्गमूल आएगा 0.08 और इसका वर्गमूल। और यदि अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा पहले, तभी इसका वर्गमूल निकलेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 0.09 आएगा और इसका वर्गमूल। अब यहां से भी अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो इसका आएगा 0.3, और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका दशमलव हटाइए, इसको लिख सकते हैं 9/100 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 3/10 को क्या लिख सकते हो आप, 0.3, एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 0.3 इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर प्रश्न दिया गया है। श्रेणी दी गई है, एक श्रेणी दी गई है और वो श्रेणी है 3 8 13, फिर इसके बाद में 18, ये इस तरह से जो है चल रही है। में कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। तो या इस तरह के प्रश्न में हमें यह पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी कैसे पता करोगे आप, दूसरे पद में से पहला पद घटा के देख लो, आपका ये प्रथम पद A1 A2 A3 A4, आप A4 लेते हो तो इसमें से A3 ही घटा के देखना पड़ेगा आपको। अगर आप D निकालना चाहते हो, D क्या है, सारव अंतर,
सारों अंतर निकाल के देखो इसका डी क्या आएगा सभी के बीच का। 18 में से 13 गया तो 5 बचा, 13 में से मतलब 13 में से 8 गया तो भी 5 बचेगा, और 8 में से 3 गया तो भी 5 बचेगा। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया इनके बीच का 5, यानी कि ये एक एपी है, यानी कि समानांतर श्रेणी है। ये समानांतर श्रेणी में आपको क्या निकालना है, अब ये 78वां पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, आपको निकालना है 78वां पद। तो 78वां पद निकालेंगे ना हम, या ये कह सकते हो कि ये nवां पद है। आप इसको nवां पद मान लोगे तो आसान रहेगा। तो एक मिनट, 78वां पद नहीं निकाला, सॉरी, ये कहता है कौन सा पद 78 होगा, तो इसको आप nवां पद मान लीजिए। तो ए एन का फार्मूला होता है ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो यहां पर ए का मान पुट कर देंगे। ए क्या है, ये होता है प्रथम पद, मतलब जो एपी दी गई है उसका प्रथम पद होता है ए। तो इसका प्रथम पद आपके पास 3 है, तो 3 जमा में एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है सारावंतर जो कि 5 है, बराबर होगा 78। तो यहां से इसने पूछा ना कौन सा पद होगा, तो वो nवां पद होगा, यानी कि n का मान निकालना पड़ेगा। यानी कि 3 जमा में इस 5 की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 5n माइनस का 5 बराबर 78, और इसको हल करेंगे आप तो 5n माइनस का 5 और प्लस का 3 हल करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, और ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो 78 प्लस 2 यानी कि 80 हो जाएगा ये। तो 5n का मान 80 या n का मान 5 इसके बटे जाएगा, यानी कि 5 इसके नीचे आ जाएगा तो 16। तो इस दी गई श्रेणी का या फिर दी गई एपी का जो 16वां पद होगा वो होगा 78। ये था हमारा 109 नंबर प्रश्न। तो एपी का वीडियो देखना चाहते हो तो उसका भी वीडियो बना हुआ है अगर आप देखना चाहो। 109 110 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 110 नंबर प्रश्न में कहता है कि 1/√2 का मान क्या होगा, इसका मान। तो मैं इसके ऑप्शन लिखूंगा भाई, इसके ऑप्शन है √2, 2/2 और 2/√2। तो ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे क्योंकि कई बार हम उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ऑप्शन में अलग ही उत्तर मिलते हैं, तो उत्तर पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारा प्रश्न √2 में स्टार्ट हुआ तो उत्तर भी 2 की फॉर्म में ही कहीं ना कहीं आ रहा है। तो देखो ऐसे तो इसको करना बड़ा मुश्किल होगा कि हम जैसे √2 का मान हम याद रखते हैं 1.41 होता है, तो इसको ऐसे हल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम इसका वर्गमूल हटा लें। ये 2 वर्गमूल का नीचे वाला 2 है, इस पर से वर्गमूल कैसे हटेगा, इसका हर का परिमेयकरण करने से। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, हर वाली संख्या को ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर देंगे तो इस दी गई संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसी से भाग कर दिया हमने, उसी से गुणा कर दी। ऊपर वाली संख्या ही गुणा कर देंगे, नीचे वाले गुणा। तो ये वर्गमूल 2 और इसकी गुणा करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। तो देखो ये क्या, ये उत्तर में है क्या, ये उत्तर है इसका, ये उत्तर दे रखा था तीसरा ऑप्शन। तो वर्गमूल 2/2 आप कह सकते हो इसका आंसर। तो ये था। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आशा करता हूं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।